So now it's time to do examples of alternating current. बड़े सिंपल से एग्जाम्पल है इस चैप्टर के, राइट। चलिए पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, कुछ भी टाइम वेस्ट करे बिना करते एग्जाम्पल को। लाइट बल्ब इज रेटेड 100 वॉट फॉर अ 220 वोल्ट सप्लाई। तो आपको इलेक्ट्रिक अप्लायंस का रेटिंग दिया है बेटा, आपको रेटिंग में दिया है उस बल्ब का पावर कितना है 100 वॉट, और उसका वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। चले व्हाट डू वी नीड टू डू, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, द पिक वोल्टेज ऑफ द सोर्स एंड द आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब। तो आपको जो वोल्टेज हमेशा दिया होता है ना एसी करंट के अंदर, वो हमेशा कौन सा वोल्टेज होता है, आरएमएस होता है। एसी सिग्नल में आपको जो भी वोल्टेज दिया होता है या जो भी करंट आपको क्वेश्चन में दिया होता है, दैट इज ऑलवेज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो ये जो आपको वैल्यू दिया है बेटा वो कौन सा है, आरएमएस वैल्यू। कौन सा वैल्यू है वो, आरएमएस। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है रेजिस्टेंस। चलिए लेट्स फाइंड द रेजिस्टेंस। सो डू वी हैव दिस फॉर्मूला, पावर P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, पावर P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R है ना सर फॉर्मूला थर्ड चैप्टर में। So from here what I can write, R equal to V square by P. What voltage do we have, 220. What power do we have, 100. बताइए कितना आंसर आएगा, 220 स्क्वायर 22 into 22 484. It is 484 ओम। ये आ गया बेटा रेजिस्टेंस। चलिए सेकंड क्या फाइंड करना है बेटा, सेकंड आपको फाइंड करना है पिक वोल्टेज। तो ये जो वोल्टेज दिया है वो कौन सा वोल्टेज है आपका, आरएमएस। बेटा आरएमएस वोल्टेज क्या होता है, मैक्सिमम डिवाइड बाय √2। देखा था ना आपने थियरी में, स्टार्टिंग में ही था, आरएमएस वैल्यू इज मैक्सिमम बाय √2। आरएमएस वैल्यू इज 220। चलो मल्टीप्लाई कर दो बेटा, √2 इज 1.41, मल्टीप्लाई करो, व्हाट आंसर यू आर गेटिंग, 311.08 वोल्ट। ये आ गया पिक वैल्यू। ओके, व्हाट एल्स डू यू वांट टू फाइंड, यू वांट टू फाइंड द आरएमएस करंट। बेटा करंट फाइंड करना है आपको, यू कैन यूज ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। सो करंट के लिए क्या करेंगे, V इक्वल टू IR। यू वांट टू फाइंड आरएमएस करंट, सो वोल्टेज इज आल्सो आरएमएस। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, 220। व्हाट रेजिस्टेंस वी हैव ऑब्टेन्ड, 484। प्लीज डिवाइड इट, व्हाट यू आर गोना गेट, डिवाइड करो चलो 220 बाय 484, 0.454 एम्पियर करंट है। हम देख लो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, था कि नहीं, एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्टॉप राइटिंग, अभी लिखना बंद करो, क्वेश्चन समझो पहले। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्योर इंडक्टर, खाली इंडक्टर है, इंडक्टेंस इज 25 मिली हेनरी, सो वी हैव इंडक्टेंस L 25 मिली हेनरी, दैट इज 25 इंटू 10 पावर -3 हेनरी, मिली हेनरी है ना, इंडक्टेंस L दिया है। कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, क्या होगा ये आपका आरएमएस वैल्यू, वोल्टेज एज आरएमएस वैल्यू 220। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, बेटा व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस, XL, एंड आरएमएस करंट IRMS इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। आ गया सारा डेटा आपके पास। चलिए क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे बेटा फर्स्ट आंसर XL। क्या होता है XL, याद है आपको, ओमेगा इंटू L। ओमेगा क्या होता है, 2πf इंटू L। 2 इंटू पाई इंटू F इज 50 इंटू इंडक्टेंस इज 25 इंटू 10 पावर -3। हाउ मच विल इट बी, दिस विल बी 314 इंटू 25 बाई 1000, 7.854। पूरा सॉल्व हो गया, 7.854 XL है बेटा। यूनिट क्या होगा, रिएक्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम। पाटिल क्या होगा लास्ट में, 0 होगा, कहां पे, गलत लिखवा रहे हो, कैलसी है तो भी अलग अलग आंसर आ रहा है तुम्हारा। चलो आ गया XL। और क्या फाइंड करना है बेटा आपको, करंट का आरएमएस वैल्यू। चलो करंट क्या होता है बेटा, करंट इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। यहां कौन सा रेजिस्टेंस आएगा, XL, क्योंकि खाली इंडक्टर है। RMS value of current is 220, voltage is 220, and XL is 7.85. Divided, how much? 28 और कुछ 0.0 एम्पियर। चलो, so that's the RMS value of current.
बोलो है डिफिकल्ट? मैंने बोला था इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा। अब इसके बाद वाला इससे भी डिफिकल्ट है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, कैन यू बिलीव इट? आता है हर साल 2 या 3 मार्क में, इसमें से एक सिंपल क्वेश्चन आता है। ये बोनस मार्क है, लूटने वाले। चलो नेक्स्ट। अ लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर। बेटा ध्यान, यहां पे एक लैंप है और लैंप के साथ क्या है? कैपेसिटर है सीरीज में। अब क्या करना है? प्रेडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन फॉर डीसी एंड एसी कनेक्शन। चलो इसके साथ डीसी कनेक्ट करो, क्या होगा बता सकता है कोई? अब मैं डीसी कनेक्ट करा, व्हाट विल हैपन? टेल मी। बल्ब विल ग्लो और नॉट? बल्ब विल ग्लो और नॉट? बल्ब विल नेवर ग्लो। कौन लोग कहते हैं बल्ब कभी जलेगा ही नहीं इसमें? हर्ष क्या कहा तूने? पहले पहले बल्ब जलेगा फिर बंद होगा। दैट्स द करेक्ट आंसर। क्योंकि जब तक कैपेसिटर चार्ज नहीं हो जाएगा तब तक तो करंट को आने देगा ना वो। फिर जब कैपेसिटर चार्ज होगा उसके बाद वो करंट को नहीं आने देगा, तो फिर बल्ब बंद हो जाएगा। सो हियर बल्ब विल ग्लो टिल कैपेसिटर इज चार्जिंग। टिल और अनटिल मुझे समझ में ही नहीं आता है कि अनटिल कब लगाते, टिल कब लगाते। समझ जाना, जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तब तक बल्ब जलेगा। एंड वंस कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज बल्ब विल स्टॉप ग्लोइंग। वंस कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज बल्ब विल स्टॉप ग्लोइंग। बेटा व्हाट हैपन इफ यू कनेक्ट एसी सर्किट हियर? अगर इसी में आप बल्ब के साथ कैपेसिटर के साथ अगर एसी सप्लाई लगा दो डीसी की जगह पे, अब क्या होगा बेटा? अब क्या होगा? बल्ब विल ग्लो और नॉट? यस, बल्ब विल ग्लो। बल्ब विल ग्लो। सो एसी में तो कैपेसिटर क्या करेगा? चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा, मतलब करंट कंटिन्यूसली रहेगा, राइट? एंड इन दैट केस योर बल्ब विल कंटिन्यूसली बिकम ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। बट फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है, यू हैव फ्रीक्वेंसी अराउंड 50 हर्ट्ज। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, मतलब 1 सेकंड में आपका बल्ब 100 बार चालू बंद होगा। तो आपकी आंखें उतना डिटेक्ट कर सकती नहीं है, बट अगर आपके पास बहुत ज्यादा हाई स्पीड कैमरा है ना तो आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो। अभी ये जो ट्यूबलाइट है ना वो भी बहुत बार चालू बंद हो रहा है 1 सेकंड में 100 बार, बट यू कैन नॉट डिटेक्ट इट क्योंकि हमारे आंखें इतने सेंसिटिव नहीं है। सो हमें ये कंटिन्यूस लाइट ही दिखती है। ओके चलिए यहां पे आ जाइए। सो व्हाट विल हैपन हियर? द बल्ब विल ग्लो। नाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट हैपन इफ द कैपेसिटेंस इज रिड्यूस। इसमें तो कैपेसिटेंस रिड्यूस करने से कुछ नहीं होना है, बिकॉज कंडीशन वही रहेगा, कैपेसिटर कम भी करोगे तो भी बल्ब तब तक ही जलेगा जब तक कैपेसिटर चार्ज होगा। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज बल्ब जलना बंद। महर क्या हुआ? अरे ले बेटा तुम रेगिस्तान में जाओ तो क्या हो तुम्हारा? चलो एनीवेज, अब यहां पे बेटा क्या होगा? अगर आप कैपेसिटर डिक्रीज करोगे तो क्या होगा? कैन यू टेल मी व्हाट हैपेंस इफ कैपेसिटर इज डिक्रीज्ड? ध्यान यहां पे। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है बेटा? 1/ωc। यू नो दैट कैपेसिटेंस कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है? 1/ωc। लिखा था थियरी में ऐसा कहीं पे, बहुत जगह लिखा था। तो अगर कैपेसिटेंस घटाओगे बेटा तो एक्सी विल इंक्रीज। कैपेसिटर रिड्यूस करना है ना, तो अगर आप कैपेसिटर रिड्यूस करोगे तो एक्सी बढ़ जाएगा, मतलब इसका रिएक्टेंस बढ़ गया, तो अब ये ज्यादा वोल्टेज खा जाएगा। अगर ये ज्यादा वोल्टेज खाएगा तो अल्टीमेटली इसको वोल्टेज कम मिलेगा, इसको वोल्टेज कम मिलेगा तो इसका ब्राइटनेस जो है वो कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो व्हाट हैपन? एक्सी बढ़ गया। अगर आप कैपेसिटेंस डिक्रीज करोगे देन एक्सी इंक्रीज। अगर बेटा अब एक्सी इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हैंस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इंक्रीज एंड अक्रॉस बल्ब इट विल डिक्रीज। तो अगर बल्ब को कम वोल्टेज मिला देन बल्ब ब्राइटनेस विल रिड्यूस। बल्ब ब्राइटनेस रिड्यूस। एम आई राइट? समझ आया आपको? अगर आप यहां पे कैपेसिटर बढ़ा दोगे तो एक्सी कम हो जाएगा। अगर एक्सी कम हो जाएगा तो एक्सी का वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाएगा। तो अगर ये कम वोल्टेज खाएगा तो इसको वोल्टेज ज्यादा मिलेगा तो इसका ब्राइटनेस बढ़ेगा। बट अपने ने क्या करा है? कैपेसिटेंस रिड्यूस किया। कैपेसिटेंस रिड्यूस किया मतलब इसका रिएक्टेंस बढ़ गया। अब ये ज्यादा वोल्टेज खा जाएगा तो इसको वोल्टेज कम मिलेगा तो इसका ब्राइटनेस कम हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन? अनदर क्वेश्चन, लेट्स सी।
चलो क्या कहता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 माइक्रो, ये माइक्रो है, जहां जहां पे ऐसे बॉक्स होंगे ना वो माइक्रो, एडिट करना रह गया है। 15 माइक्रो फैराडे कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स। तो हमारे पास है कैपेसिटर 15 माइक्रो। बेटा समझ में आ रहा है ना सबको? पक्का? कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई, ऑलवेज सप्लाई वोल्टेज इज RMS वैल्यू 220 and you have a frequency also 50 hertz. Find the capacitive reactance. बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? XC। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऐसे एग्जाम में आए तो लिखने का, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C। ओमेगा इज 2 पाई f and C इक्वल टू 15 इंटू। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो आप ना ऊपर 10 पावर 6 कर दो, पहले ऊपर 10 पावर 6 करो, डिवाइड करते जाओ, 2 डिवाइड बाई 3.4 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इज 50 डिवाइड बाई 15। अंडरस्टूड? ये हो जाना है आपका 10 पावर 6 बेटा, और नीचे कितना हो जाएगा? 2 इंटू पाई इंटू एफ, 3.14 इंटू 2 इंटू 50, दैट इज 314 इंटू 15। बताइए आंसर कितना आ रहा है? आंसर 212.3 ओम। चलो ये आ गया XC। और क्या फाइंड करना है बेटा? मेरा मानना है करंट फाइंड करना होगा। ओके, एंड द करंट RMS एज वेल एज पीक। चलो करंट फाइंड करते हैं। तो बेटा RMS करंट क्या हो जाएगा? VRMS बाई XC। VRMS कितना है? 220। XC कितना है? 212.3। प्लीज टेल मी द आंसर। 1.03 एम्पियर। दैट्स द RMS वैल्यू। बेटा पिक वैल्यू फाइंड करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? √2 इंटू RMS। चल √2 मल्टीप्लाई कर इससे, नंबर जरा आंसर 1.45। चलो ये आ गया आपका पिक वैल्यू। और क्या फाइंड करना है? ओके, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट। फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो क्या होगा आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा इसको। इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो बेटा ध्यान यहां पे सबका सिंपल है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? 1 बाई ओमेगा C। आगे ना, तो अगर इसको डबल करोगे तो ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। आगे ना, क्योंकि इनवर्स है। इनवर्स है कि नहीं है ना? इनवर्स। तो अगर ये डबल होगा तो ये क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। सो वी राइट हियर XC बिकम हाफ। बेटा अगर XC हाफ हो गया देन व्हाट हैपेंस टू करंट? अगर ये XC हाफ हो गया तो करंट बिकम डबल, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर आधा हो गया तो करंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। सो XC बिकम हाफ एंड करंट बिकम डबल। है ना डिफिकल्ट क्वेश्चन? बहुत। अंडरस्टूड एवरीवन? अगला सवाल तुम्हारे स्क्रीन पे ये रहा। एक कॉइल है, मतलब इंडक्टर है और बल्ब है। सवाल क्या है वो देखो। चलो, a light bulb and open coil inductor are connected to an AC source through a key as shown in figure। दिख ही रहा है। The switch is closed and after some time an iron rod is inserted into the interior of the inductor। इसके अंदर आपको आयरन रॉड जाने देना है। किसका रॉड है ये? आयरन का। आयरन रॉड जाएगा अंदर। द लाइट ऑफ द ग्लो ऑफ द लाइट बल्ब इंक्रीज, डिक्रीज और अनचेंज एज द आयरन रॉड इज इंसर्टेड। गिव योर आंसर विद रीजन। अभी बताते हैं इसको। चलो, हर्ष इंदौर वाला क्या हो रहा है? टीम बना रहे हो? सो ध्यान यहां पे, अटेंशन। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है बेटा? इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? तो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL होता है ओमेगा इंटू L। अब अगर आप आयरन रॉड इंसर्ट करोगे तो इंडक्टेंस बढ़ जाता है। ये आपने लास्ट चैप्टर में सीखा है। अगर आप कोर के अंदर सॉफ्ट आयरन इंट्रोड्यूस कराते हो तो इंडक्टेंस बढ़ जाता है। सो ऑन इंसर्टिंग सॉफ्ट आयरन क्या हो जाएगा? इंडक्टर L विल इंक्रीज। बेटा सॉफ्ट आयरन डालने से इसका इंडक्टर बढ़ जाएगा। अगर इंडक्टेंस बढ़ा तो XL इंक्रीज। हाँ के ना?
आगे ना, अगर एक्सेल बढ़ गया तो इधर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, अगर इधर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया तो इसको वोल्टेज कम मिलेगा, इसको वोल्टेज कम मिलेगा मतलब इसका ब्राइटनेस कम हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? फैजन समझ में आया बेटा, है ना? चलो, साइंस का रूल क्या है पता है? साइंस का रूल ऐसा है कि अगर मैं आपको नहीं देख सकता हो तो आप मुझे नहीं देख सकते हो, क्योंकि लाइट ट्रैवल ऑन स्ट्रेट पाथ। तो अभी मुझे फैजान नहीं दिख रहा था, मतलब फैजान को मैं नहीं दिख रहा था, बट ही डोंट केयर। बोर्ड दिख रहा है ऐसा, कैरी ऑन। चलो, एक्सेल इंक्रीजेस हैंस ए ध्यान यहाँ पे, हैंस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर विल इंक्रीज एंड अक्रॉस बल्ब डिक्रीज, हैंस brightness of bulb decrease, hence brightness of bulb decrease, बल्ब का ब्राइटनेस कम हो जाएगा बेटा। समझ आ गया क्वेश्चन? अगर ये रॉड को वापस बाहर निकालोगे तो इसका रिएक्टेंस कम होगा, इसका वोल्टेज कम होगा, इसका वोल्टेज कम होगा, तो इसको वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है आपको? सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है सारे। आगे देखते हैं। अब एलसीआर एसी सीरीज सर्किट आया मुन्ना लोग, लेट्स सी द क्वेश्चन। अ रेजिस्टर ऑफ 200 ohm and capacitor of 15 microfarad are connected in series to a 220 volt 50 hertz AC source। तो अभी दो चीजें हमारे पास है, वी हैव रेजिस्टेंस R of 200 ohm and we have capacitor C of 15 microfarad, and both of them are connected in series with supply voltage VRMS 220 volt and frequency 50 hertz। इतना डेटा आपको दिया है। चलो फाइन क्या करना बेटा? कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस वोल्टेज मोर और लेस देन सोर्स वोल्टेज? यस, देन रिजॉल्व द पैराडॉक्स। चेक करना। तो जब आपके पास दो चीजें बेटा साथ में है तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? यहां पे इंपीडेंस। क्या फाइंड करेंगे बेटा हम? इंपीडेंस। इंपीडेंस क्या होता है? जेड। जेड में क्या होता है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। इंडक्टर तो है ही नहीं यहां पे, तो एक्सएल कितना ले लेंगे? 0। तो बचा क्या बेटा हमारे पास? आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। चलिए, आर कितना दिया है आपको? 200। एक्सी क्या होता है बेटा? एक्सी क्या होता है? 1/ωc। हम एक्सी अलग से निकाल लेते हैं क्योंकि हमें आगे जाके भी काम पड़ने वाला है एक्सी का, तो मैं सेपरेट यहाँ पे एक्सी निकाल लेता हूँ। 1/ωc, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf इंटू सी, 2π फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस इज 15 माइक्रोफैराड। विल यू प्लीज टेल मी व्हाट इज योर आंसर हियर? एक्सी कितना आ रहा है? बिकॉज ये एक्सी आगे जाके काम पड़ने वाला है वापस। कितना? 212.3 ओम। चले जाने यहाँ पे, आई विल पुट दिस एक्सी हियर, इट इज, कैन यू टेल मी द आंसर? करो करो सॉल्व फटाफट। 200 स्क्वायर 200.2 स्क्वायर प्लस करके अंडर रूट लो। व्हाट आंसर यू आर गेटिंग? 291.6। ठीक है, ऐसा नहीं आएगा शायद, ऐसा ही आ रहा है। चलो, तो ये आ गया आपका Z बेटा, ये आ गया इंपीडेंस, पहला पड़ाव पार। अब क्या फाइंड करना बेटा आपको? कैलकुलेट दी करंट। चलो अब करंट फाइंड करते हैं। लेट्स फाइंड द करंट। आरएमएस वैल्यू ही फाइंड करेंगे। तो करंट क्या होता है बेटा? VRMS बाई Z। क्या होता है करंट? VRMS बाई Z। VRMS वैल्यू कितना है जरा बता सकते हो? 220, और Z कितना आया है आपका? 291.6। कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस? 0.754 एम्पियर। चलो एक आंसर आ गया IRMS बेटा, करंट आ गया। चलो नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। लेट्स फाइंड आउट। हर्ष जान यहां पे, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर क्या लिखेंगे इसको? VR। क्या होता है वोल्टेज? I इंटू R।
कितना है करंट का आरएमएस वैल्यू 0.754, रेजिस्टेंस कितना है 200, व्हाट इज योर आंसर 150.8 वोल्ट. So this is the voltage across the resistance. Similarly, voltage across the capacitor find करते हैं. Voltage across the capacitor क्या लिखेंगे उसको VC लिख दो बेटा. क्या लिख देंगे इसको VC. चलो V क्या हो जाएगा वापस I इंटू आर, बट कैपेसिटर क्या लेंगे XC. चलो करंट तो सेम ही रहेगा सीरीज में. कितना करंट है 0.754, इसीलिए हमने XC अलग से निकाला था. कितना है XC 212.3. XC value is 212.3. How much is it 160.4. 160. आ गया दोनों. अब बेटा दोनों का एल्जेब्रिक सम करते हैं, कितना आ रहा है वो चेक करते हैं. सो लेट्स से दोनों का एल्जेब्रिक सम VR प्लस VC. बेटा VR कितना आया था आपका 150.8. समझ में आ रहा है सबको क्वेश्चन. आगे ना आगे ना आगे ना आगे ना. आंसर 310.87 वोल्ट. अब बेटा तुम्हारा सप्लाई वोल्टेज कितना था 220, और ये दोनों का मिला के वोल्टेज कितना आ रहा है 310.87. ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है. दिस इज मोर देन सप्लाई वोल्टेज. इतना तो था ही नहीं. दिस इज मोर देन 220 वोल्ट. ये तो बेटा सप्लाई वोल्टेज से भी ज्यादा हो गया. तो क्या करेंगे, ये कैसे हो सकता है. तो जब रेजिस्टर और कैपेसिटर को जोड़ा है ना, तो दोनों का वोल्टेज सेम फेस में होता नहीं है. अगर आपको याद हो ना, तो इफ दिस इज द वेक्टर ऑफ फेजर, वेक्टर ऑफ करंट, तो वोल्टेज जो रेजिस्टेंस का होता है वो सेम फेस में होता है. कलर बहुत गंदा है. चलो वोल्टेज का फेजर सेम फेस में होता है, यस और नो. और कैपेसिटर में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है. आगे ना, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है. तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपको डायरेक्ट एल्जेब्रिक से नहीं मिलना है. इनका रिजल्टेंट आपको पाइथागोरस से लाना पड़ेगा. सो लेट्स सी, वी राइट हियर करंट, वोल्टेज of VR and VC are having phase difference of pi/2. Do you understand this everyone? हाँ तो बोलो. 3 बजे का पढ़ा रहा हूं मैं और तुम ऐसे मरे मरे बैठे हो. चलो ये कौन सी आधी औरत बोली हैं? जाओ छोड़ो, माफ किया तुमने. चलो तो नेट वोल्टेज आपको पाइथागोरस से लाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है. तो यू कैन राइट नेट वोल्टेज शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर. VR कितना था 150.8 का स्क्वायर. बेटा VC कितना है 160.07. इसको आप पाइथागोरस कर लेना. योर आंसर वुड बी नियर टू 220 वोल्ट. दैट सप्लाई वोल्टेज. ये आपका 220 आ जाएगा सप्लाई वोल्टेज. तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो दो कंपोनेंट है उसका वोल्टेज सेम फेस में नहीं है. तो अगर आप उनका एल्जेब्रिक सम करोगे तो आपको सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा ही मिलेगा, राइट. बिकॉज दोनों दोनों वोल्टेज है वो 90 डिग्री के एंगल पे है. तो उनका नेट वोल्टेज ऐसे आएगा बाय पाइथागोरस अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर. डू यू अंडरस्टैंड दिस? चलो next, let's see what is the next. So next question says for circuit used for transporting electric power, a low power factor implies large power loss in transmission. Low power factor means very high power loss. पहले ये समझा लेते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे. So we know that power in AC circuit, क्या फॉर्मूला था बेटा पावर का AC सर्किट में? V RMS I RMS into cos phi, and we call this cos phi power factor. याद है पावर फैक्टर R/Z? याद है कि नहीं है? चलो
सो अगर बेटा आप पावर फैक्टर कम रखोगे तो ऑब्वियसली आपको करंट ज्यादा रखना पड़ेगा, तब भी जाके आप ये पावर डिमांड पूरी कर पाओगे। तीनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो अगर आप एक को कम करोगे तो आपको ऑब्वियसली दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप पावर फैक्टर कम करोगे, इफ cos phi is less then current should increase, करंट शुड इंक्रीज। पर बेटा करंट बढ़ाने से प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, लॉस बढ़ जाएगा। बट एट हाई करंट पावर लॉस भी तो बढ़ जाएगा, क्योंकि पावर लॉस क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। पावर लॉस आई स्क्वायर आर विल ऑल्सो इंक्रीज, पावर लॉस भी बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो अब अगर हमें पावर लॉस को कम करना है तो क्या करें, इतना समझ में आया आपको। पावर इज VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi। cos phi is power factor, so if you reduce power factor then ultimately current will increase, if the current will increase then power loss बढ़ जाएगा, because power loss is I square into R। तो करंट तो बढ़ना आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो। So how can we improve the power factor? तो यहाँ पे लिखा है power factor can often be improved by use of a capacitor of an appropriate capacitance in the circuit। चलिए ये भी देखते हैं पावर फैक्टर इंप्रूव कैसे किया जाता है। इंप्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर, तो नॉर्मली बेटा किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टर हमेशा होता है। किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टर हमेशा होता है, बिकॉज बहुत सारे सर्किट, कोई भी सर्किट आप देखोगे तो उसमें कॉइल तो बन ही जाता है। कॉइल बनता है मतलब इंडक्टर इज ऑलवेज देयर। जहां भी कॉइल बना दैट मींस इट इज एन इंडक्टर। वायर कितना भी आप स्ट्रेट करो कहीं ना कहीं तो उसमें कॉइल हो ही जाता है, मतलब इंडक्टर तो है ही है, राइट। सो वी नो दैट पावर फैक्टर cos phi is equal to R by Z, and if I consider that there is suppose current as well as कैपेसिटर, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। वायर का रेजिस्टेंस होगा और जहां पे कॉइल आएगा वहां पे क्या हो जाएगा, उसका इंडक्टर बन जाएगा, राइट। सो इन दैट केस सी व्हाट विल हैपन, ध्यान दीजिएगा, जो भी है यहां पर है इस ग्राफ में, लेट्स से इट इज द वोल्टेज V, राइट। ये आपका वोल्टेज V है, एंड सपोज आपका करंट बेटा अभी ऐसे है, मतलब करंट जो है ना फाई एंगल पे लैग कर रहा है। करंट क्या कर रहा है, फाई एंगल पे लैग कर रहा है। तो ये करंट के आप दो कंपोनेंट बना सकते हो। एक कंपोनेंट जो अलोंग दी वोल्टेज है उसको हम लिखेंगे IP, और दूसरा कंपोनेंट जो करंट के परपेंडिकुलर है उसे हम कहेंगे IQ, राइट। सो वी कैन राइट हियर, इफ एक और स्लाइड है, नहीं है, चलो, इफ करंट lags voltage by phi, if current lags voltage by phi then ये क्या लिखा, n, then there are two components of current। बेटा एक IP है और एक IQ है। IP is in phase with voltage। IP क्या है बेटा, इन फेस विद वोल्टेज। देखो आईपी आपका वोल्टेज के साथ ही चल रहा है। एंड दूसरा आईक्यू, आईक्यू कैसा है, एट 90 डिग्री एट पाई बाई 2 विथ वोल्टेज, राइट। ये जो आईपी है ना उसे हम कहेंगे पावर कंपोनेंट ऑफ करंट। क्या कहेंगे इसे हम, पावर कंपोनेंट ऑफ करंट। और जो आईक्यू है दैट इज योर लैगिंग करंट। तो बेटा सुनो, ये लैगिंग करंट जितना ज्यादा होगा ना, सुनो, जितना ये लैगिंग करंट बढ़ेगा ना उतना आपका ये करंट ऐसे आएगा, आगे ना। जितना ये करंट बढ़ेगा, ये करंट कब बढ़ेगा, व्हेन सर्किट हैज इंडक्टेंस, क्योंकि इंडक्टर का करंट कैसा होता है, लैगिंग होता है। तो सर्किट में अगर इंडक्टर हुआ देन व्हाट विल हैपन, ये आईक्यू बढ़ेगा। जैसे ये करंट बढ़ेगा वैसे ये करंट धीरे धीरे रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा, cos phi विल इंक्रीज। जैसे एंगल बढ़ेगा cos phi विल डिक्रीज, क्योंकि cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो जितना ये एंगल बढ़ता जाएगा उतना cos का वैल्यू कम होता जाएगा, पावर फैक्टर कम होता जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी तरह से ये जो लैगिंग करंट है ना उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो लैगिंग करंट को कैंसिल कौन करता है, जिसके पास लीडिंग करंट। तो लीडिंग करंट किसके पास है, कैपेसिटर के पास। तो अगर आप कैपेसिटर लगा दोगे ना तो ये लैगिंग करंट जो है
ये लैगिंग करंट को वो नलीफाई कर देगा, और जैसे ही लैगिंग करंट पूरी तरह नलीफाई हो जाएगा, अब आपका करंट खाली इस तरफ बचेगा एंड फेज क्या हो जाएगा 0, एंड cos 0 क्या होता है 1, मींस पावर फैक्टर इज इंप्रूव्ड। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? स्माइल दे रहा है ये, सार्कास्टिक स्माइल। चलो क्या ओके, ध्यान यहाँ पे बेटा, तो राइट हियर टू डिक्रीज लैगिंग करंट आई क्यू, बेटा ध्यान यहाँ पे, टू डिक्रीज लैगिंग करंट आई क्यू, वी अप्लाई कैपेसिटर, वी अप्लाई कैपेसिटर in circuit which provide leading current, which provide leading current, right, which improve power factor, which improve power factor. Do you understand the discussion, everyone? जिस दिन मेरे हाथों में आएगा ना, उसके पास मैं इसी टोन में पूरा गाना गवाऊंगा। मुझे तो पता ही है कौन है, उसको ऐसा लगता है कि सर को नहीं पता है, मैं नहीं बताऊंगा ना अभी। मैं जिस दिन मूड में होऊंगा ना, उस दिन मैं मारूंगा उसको। वो अपने मुंह से गाएगा और मैं उसके शरीर के ऊपर ना ऐसा तबला बजाऊंगा स्केल से, धड़ाधड़ धड़ाधड़। वी विल हैव अ कॉन्सर्ट। सो ये क्वेश्चन में क्या था बेटा, थियरी क्वेश्चन है। पावर फैक्टर अगर कम है तो करंट बढ़ाना पड़ेगा, करंट बढ़ेगा तो पावर लॉस बढ़ जाएगा। चलो पावर फैक्टर अगर इंप्रूव करना है तो क्या करेंगे, हम कैपेसिटर लगाएंगे। तो नॉर्मली सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। तो रेजिस्टेंस और इंडक्टर अगर है तो करंट आपका लैग करता है। तो सपोज मान लो वोल्टेज और करंट हो, केसरवानी, इधर ध्यान देना, दाने दाने में केसर का दम, इधर ध्यान दे। अब मिठाई में डाल सकते हो विमल, विमल खाली क्या है, केसर युक्त इलायची। तो दूध पाक बनाते हैं ना आप, तो दूध पाक में डाल सकते हैं ना, दूध पाक में इलायची भी जाती है, केसर भी जाता है, तो विमल भी डाल सकते हो तुम दूध पाक में। चलो एनीवेज, तो भाई सर्किट में लैगिंग करंट है अभी। सर्किट में लैगिंग करंट क्यों है, बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस ऑफ द एंटायर पावर लाइन। तो लैगिंग करंट आपने ले लिया, वोल्टेज ये रहा, ये लैगिंग करंट है। लैगिंग करंट के दो कंपोनेंट है, एक पैरेलल टू वोल्टेज जो पावर कंपोनेंट है, जो पावर सप्लाई कर रहा है, और दूसरा IQ है जो 90 डिग्री फेस डिफरेंस पे और 90 डिग्री वाला कोई पावर ट्रांसमिट करता नहीं है। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, वॉटलेस करंट। याद है आपको, उसे कौन सा कंपोनेंट कहते हैं, वॉटलेस कंपोनेंट। तो ये वॉटलेस कंपोनेंट है, राइट। जितना ये वॉटलेस कंपोनेंट बढ़ता जाएगा उतना एंगल खुलता जाएगा, जितना एंगल बढ़ेगा उतना cos फाई कम हो जाएगा, पावर फैक्टर कम हो जाएगा। आप लॉस में हो, पावर फैक्टर कम हुआ तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये लैगिंग करंट को न्यूट्रल करने के लिए कोई ऐसा कंपोनेंट लगाएंगे जो लीडिंग करंट प्रोवाइड करे। लीडिंग करंट कौन प्रोवाइड करता है, कैपेसिटर। तो इसीलिए आप सर्किट में जब कैपेसिटर लगाओगे तो वो धीरे धीरे लैगिंग करंट को कम कर देगा एंड पावर फैक्टर विल इंप्रूव। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए कैपेसिटर लगाया जाता है। ओके फाइन, सो नाउ लेट्स स्टॉप हियर। ओके, सो यहाँ पे हम रुकेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के न्यूमेरिकल्स की डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।